चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। कल तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को कंप्लीट किया था और आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में आपने टोटल फंक्शन से मार्जिनल फंक्शन निकालना सीखा था। यानी कि टोटल फंक्शन इट मीन्स अगर टोटल रेवेन्यू दिया है तो इसको डिफरेंशिएट करके आप मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। टोटल इक्विटी दिया है, डिफरेंशिएट करके आप मार्जिनल इक्विटी निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट दिया है, डिफरेंशिएट करके मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टोटल फंक्शन दिया हुआ है तो मार्जिनल फंक्शन को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन। लेकिन जरा सोचिए कि अगर मार्जिनल फंक्शन दिया हुआ है तो टोटल फंक्शन कैसे निकालेंगे? उल्टा चलना होगा। टोटल से आप मार्जिनल की तरफ आ रहे थे तो डिफरेंशिएशन, लेकिन अगर मार्जिनल से टोटल की तरफ जाना हो तब कौन सा प्रोसेस? यानी कि जो डेरिवेटिव होता है वो मार्जिनल फंक्शन होता है। तो ये डेरिवेटिव किस फंक्शन का है उसको निकालना हो तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि व्यापक, व्यापक मतलब लार्ज। अगर लार्ज से आप माइक्रो की तरफ यानी स्मॉल की तरफ आप जाना चाहते हैं, अगर आप लार्ज से सूक्ष्म यानी कि स्मॉल की तरफ जाना चाहते हैं तो ये देखिए ये एरो, ये दिखाई दे रही है एरो, ये देखिए ये जो एरो है ये ऊपर वाली है, ये बता रही है कि अगर आपको व्यापक यानी कि लार्ज से स्मॉल की तरफ चलना हो तो ये डिफरेंशिएशन, तो ये डिफरेंशिएशन। और यदि आपको सूक्ष्म से व्यापक की तरफ बढ़ना हो यानी स्मॉल से आपको लार्ज की तरफ चलना हो तो यहाँ पे हम समाकलन यानी इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। नीचे दिया है कि यानी अगर टोटल दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन करके आप मार्जिनल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मार्जिनल दिया हुआ है, ये मार्जिनल दिया हुआ है तो आपको आप टोटल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? समाकलन करना होगा। यानी कि अगर आप यहां से मार्जिनल से टोटल ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको समाकलन करना होगा। तो कुल मिलाकर के एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इंटीग्रेशन के द्वारा हम स्मॉल से लार्ज की तरफ या मार्जिनल फंक्शन से टोटल फंक्शन हम लोग निकालते हैं। ये चीज निकालना है। ये तो हो गया आपका सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन इसका, ये इंटीग्रेशन का। अब एक चीज और बताएं कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें, ये देखिए कि अगर एक कोई ऐसा फंक्शन है, ये कोई भी फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो मान लेते हैं कोई न कोई आंसर आएगा। इस आंसर को कहते हैं डेरिवेटिव। ये जो है ये क्या चीज है? डेरिवेटिव है। किसका? जो ये फंक्शन दिया हुआ है। देखिए भाई मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप समझ जाइए कि ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेशन ये कहता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। देखिए इसको डिफरेंशिएट किया तो फंक्शन ऑफ एक्स आया। अब यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव जिसको मैं कह रहा हूँ, इस डेरिवेटिव को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वह फंक्शन आ जाएगा जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था। देखिए अब ये सी लगाने का क्या कारण है मैं बताता हूँ, लेकिन पहले इसको समझ जाइए कि इसमें कौन क्या चीज है। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये, इसमें क्या चीज है? पहले तो ये जानिए, ये एस का के आकार का जो साइन बना है इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो एस के आकार का बना है इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन।
और जो फंक्शन ऑफ एक्स ये है ना, फंक्शन ऑफ, इसको हम इंटीग्रेंट कहते हैं, समाकल्य कहते हैं, अंग्रेजी जानिए इंटीग्रेंट कहते हैं। इंटीग्रेंट का मतलब ये होता है कि जिस फलन का समाकलन किया जाता है, जिसका इंटीग्रेशन किया जाता है, उसको हम इंटीग्रेट कहते हैं। और ये dx का मतलब हो जाए कि विथ रेस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करना है। ये हो गया। अब ये जो फंक्शन ऑफ x प्लस सी है, इसमें जो ये फंक्शन ऑफ x प्लस सी, देखिए तो जो फंक्शन ऑफ x प्लस सी है, यहाँ पे देखिए ये फंक्शन ऑफ x प्लस सी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये आंसर है, यानी कि fx को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आएगा। इस आंसर को इंटीग्रल कहते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस से जो आंसर आता है, इस प्रोसेस से जो आंसर आता है, उस आंसर को हम डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से जो आंसर आता है उसको डेरिवेटिव कहते हैं। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है, और इस इंटीग्रेशन से जो आंसर आता है उसे हम इंटीग्रल कहते हैं। वहां डेरिवेटिव है, यहाँ इंटीग्रल है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आंसर आया है उसमें एक चीज है सी। जो आंसर है उसमें आप देख रहे हैं कि एक सी है। ये क्या चीज है? सी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन अचर कहते हैं। हम बात कर रहे थे जो सी है इसके साथ लगाया गया है, सी को समझना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है, यानी कि समाकलन अचर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये क्यों जोड़ा जाता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। आपको पता है कि हमने बताया कि जब किसी का इंटीग्रेशन किया था उसके साथ सी जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको ये पता है कि जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है तो जो डेरिवेटिव आता है उसमें जो कांस्टेंट टर्म्स होता है वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। जैसे हमें नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि अगर एक फंक्शन हमने ले लिया ये एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2x आएगा। गुड। 2x। हाँ, एक दूसरा फंक्शन हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2x हो जाएगा। x प्लस 0। हाँ, क्योंकि 3 जो कांस्टेंट है वो गायब हो गया। गायब इसलिए हो गया कि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक तीसरा फंक्शन हमने लिया, यहाँ पे लिया देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 2x। अब देखिए एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का और एक्स स्क्वायर माइनस 8 का, तीनों का जो आंसर है वो आ गया 2x, 2x और 2x। अब इंटीग्रेशन ये कहता है कि अगर इस 2x को इंटीग्रेट किया जाए तो आंसर x स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो 2x का इंटीग्रल x स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2x यहाँ भी है, तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रल आएगा वो x स्क्वायर आएगा, इसका भी x स्क्वायर। लेकिन देखिए 2x, इस वाले 2x का जो इंटीग्रेशन करने पर आंसर आएगा वो x स्क्वायर और प्लस 3, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो कहने का मतलब ये है कि 2x के साथ 2x का इंटीग्रेशन करने के बाद जो इंटीग्रल आएगा उसमें एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ कांस्टेंट कौन सा था? हम 3 कांस्टेंट को माने कि 8 को माने या कुछ और भी हो सकता है, ये अनिश्चित होता है। तो इसलिए हम करते क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कि 2x, यहाँ पे मैंने लिखा कि 2x का इंटीग्रेशन करने पर, ये 2x है, 2x का समाकलन अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो आंसर एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट था, 3 था कि माइनस 8 था कि 4 था कि 5 था, ये निश्चित नहीं है। इसलिए वहां पे हम एक अज्ञात लिखा है ना, अननोन कांस्टेंट टर्म्स लिख देते हैं जिसको सी कहते हैं, उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा सी को जोड़ने का कॉन्सेप्ट। अब आइए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो दो तरह का होता है, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रल को प्राप्त करने के लिए जो इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं उसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, और दूसरे वाले को डिफिनिट। इन दोनों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं अनिश्चित समाकलन की, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन या इंडिफिनिट इंटीग्रल। तो इनडिफिनिट में एकदम क्लियर है, आप एकदम जान चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन fx है, इसको अगर x के सापेक्ष इंटीग्रेशन किया जाए तो आंसर fx प्लस c आता है। ठीक है, fx प्लस c। इसमें ये जो c होता है, इसमें जो ये c है ना, ये सी अननोन होता है, अज्ञात होता है, अनिश्चित होता है कि इसका मान क्या है। इसलिए जो सी टर्म जोड़ने के कारण ये पूरा जो आंसर होता है ना fx प्लस सी, ये अनिश्चित स्वभाव का हो जाता है। इसलिए
इसको हम अनिश्चित समाकल या इनडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। ये तो आंसर होगा इनडिफिनिट इंटीग्रल। इसका कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होता, इसका कोई आंशिक मान नहीं होता, और ना तो ये यूनिक वैल्यू होती है। सी का मान 3 रख देंगे तो पूरा मान बदल जाएगा, 2 रख देंगे तो मान बदल जाएगा, 100 रख देंगे मान बदल जाएगा। तो इसलिए इसका मान क्या होगा ये पूरी तरह से अनिश्चित होता है सी जोड़ने के कारण, इसलिए इसको हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इसका कोई यूनिक वैल्यू नहीं होता, जैसे लिखा है ना, इसका कोई अद्वितीय मान नहीं होता, इसका मान अद्वितीय नहीं होता। अद्वितीय का मतलब कि एक कोई मान नहीं होता, इसके कई मान हो सकते हैं। सी का मान जो भी रख देंगे फंक्शन बदल जाएगा। तो ये अनिश्चित समाकलन का कॉन्सेप्ट रहा। अब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते कैसे हैं इसके बारे में हम लोग अब रूल्स की बात करते हैं। जैसे कि इसके पहले डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा ना, x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव में आंसर कितना आता है, बताओ भाई। क्या सर, x टू द पावर n को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, n(x)-1। हां, गुड, n(x)n टू द पावर -1। अब यहाँ इंटीग्रेशन में अगर x टू द पावर n इसको इंटीग्रेट करना हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर कितना आएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, यहाँ x के पावर जो n है ना उसकी वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक शर्त यहाँ पे अवश्य होना चाहिए कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हम करेंगे लेकिन n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो x टू द पावर -1 करेंगे तो इसका मान 1/x हो जाएगा ना। यस अगर हाँ यहाँ x पे पावर अगर हम -1 करें तो ये बराबर इसको आप करेंगे ये हो जाएगा 1/x। तो 1/x का ध्यान रहे कि जो आंसर होता है इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रल होता है उसको log x होता है। log x। हाँ, इसीलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन रख देते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन के n इज नॉट इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो, -2, -3, -4, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 0 कुछ भी हो, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए, ये चीजें हैं। तो चलिए इसका सीधे आंसर पे हम आ जाते हैं। ये सब बहुत चीज आपको नहीं समझ में आएंगी, सीधे हम इस पे आ जाते हैं। ये कि अगर x टू द पावर n, x टू द पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। तो हम क्या करते हैं कि x पे जो पावर n है उसमें एक जोड़ देते हैं और ऊपर ये जोड़ने के बाद जितना आंसर आएगा n+1 आंसर आया उससे भाग दे देते हैं। देखिए भाग, ये चीज यहाँ भी लिखा है वही, देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 नहीं होगा, ये -1 होगा, ठीक है। इसको आप तो ये सीधे सीधे इसका फॉर्मूला। अब इस पे आइए एग्जांपल देखते हैं, कई एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे। देखिए एक पहले हमने x को लिया, ये देखिए x का, पहले x को देखा जाए। अगर x को इंटीग्रेट करें विद ये dx जरूर लगेगा, क्योंकि वहां पे जैसे d/dx लगाते थे वैसे जिसको इंटीग्रेट करना है उसके साथ ये dx जरूर लगाना होगा आपको। ये dx का मतलब हो गया कि इस x को आप इंटीग्रेट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, x dx। अब देखिए x के ऊपर पावर कितना है, 1 पावर है, गुड। x के ऊपर 1 पावर है। अब यहाँ फार्मूला कहता है कि जो n होता है n में एक जोड़ दीजिए, तो 1+1 कर दिया। अब जो आंसर आएगा यानी 1+1 से भाग दे देंगे, अब प्लस c उसमें जोड़ देंगे, तो आ गया x² 2 + c। ये आंसर कितना आसान है। दूसरा एक देख लेते हैं एग्जांपल x टू द पावर 3 का। तो जो x टू द पावर 3 है, ये x टू द पावर 3, तो हम क्या करेंगे कि 3 में एक जोड़ देंगे तो 3 + 1 और जितना आंसर आएगा उससे भाग दे देंगे, तो 3 + 1 हो जाएगा 4। देखिए 4, अब 4 से हमने भाग, x टू द पावर 4/4 + c, ये आंसर हो गया। उसी प्रकार x टू द पावर -5 है तो क्या करेंगे, -5 में एक जोड़ देंगे तो -4 हो जाएगा। ये देखिए -4 हो गया और जो आंसर आया -4 उससे हम भाग दे देते हैं, तो ये आंसर आ गया। माइनस नीचे है, यहाँ पे मॉडिफाई करके माइनस इधर कर देंगे और ये पूरी तरह से ये आंसर आपका आ गया। गुड। उसी प्रकार से x टू द पावर अगर 2 टू द पावर 5 x टू द पावर 2/5 है, 2/5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/5 में एक जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 7/5 और 7/5 से भाग दे दीजिए, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 5/7 x टू द पावर 7/4, ये आंसर आपका आ गया। उसी प्रकार से अगर ये देखिए
अंडर रूट एक्स टू द पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स टू द पावर 3, ये जो रूट है ना इसको हटाते हैं तो पावर कितना लगता है, 1/2। हाँ देखिए 1/2 का हमने पावर लगा दिया। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 और 1/2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन गया 3/2, 3/2 बन गया। अब x टू द पावर 3/2 वैसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे यहाँ पे x टू द पावर 2/5 को आपने सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो वैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे, 3/2 में 1 जोड़ देंगे और नीचे 3 + 2 + 1 से भाग दे देंगे, तो ये आंसर आ गया आपका। ये देखिए, फिर उसी प्रकार से अगर 1/अपॉन के रूप में है, देखिए 1/x⁷, तो आप कहेंगे इस तरह का तो अभी तक नहीं सीखा, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऊपर कर लीजिए। देखिए ऊपर करेंगे तो पावर का जो साइन हो जाएगा चेंज हो जाएगा, नीचे प्लस था तो ऊपर -7 हो गया। अब x⁻7 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 1 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, और जो आंसर -6 ऊपर है पावर का, वो पावर से भाग दे दीजिए, +c कर दीजिए, ये आंसर आ गया। देखिए अगर केवल 1 लिखा है, x वक्स गायब है, देखिए यहाँ पे केवल हमने 1 लिखा है, 1 की जगह हम 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 1 लिखा है। अब कहेंगे इसमें तो x है ही नहीं, तो किसको हम इंटीग्रेट करें, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का मतलब होता है x⁻0, लिख सकते हैं ना। यस सर। हाँ लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं x⁻0। अब यहाँ पे वही प्रोसेस यूज करेंगे, 0 में +1 जोड़ देंगे, जो आंसर आए उसे भाग दे देंगे, तो कितना आ गया, x आ गया। यानी जहां 1 होगा उसका इंटीग्रल x होगा, 2 होगा तो 2x होगा, 3 होगा तो 3x होगा। तो इस प्रकार से ये x + c, इसका +c सब में जोड़ना है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो एक तो फार्मूला जो ये था आपने सीख लिया, x⁻n है, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल कितना आएगा, तो ये वाला। तो इसके बेसिस पे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। अब आइए इसके अलावा कुछ और फार्मूले हैं इंटीग्रेशन में जिसको आपको ध्यान में रखना है, उसको आप पहला फार्मूला नोट कर लीजिए जो हमने बताया था, क्योंकि फार्मूले बहुत हैं, लेकिन इसमें से हम बहुत सारे को हटा देंगे, कुछ ही फार्मूला आपको मैं बताऊंगा जिसका यूज आपके लेवल पे आपके बुक में होगा। तो पहला वाला आपने नोट कर लिया होगा, पहला वाला नोट कर लिया। यस सर, हो गया। हाँ पहला नोट कर लीजिए, इंटीग्रेशन, ये वाला नोट करते चलिए, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए। हाँ ये पहला वाला जो फार्मूला है, ये वाला, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे फार्मूले पे आते हैं। जो दूसरा फार्मूला है इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये ऐसा फंक्शन है, मैंने डिफरेंशिएशन में भी आपको बताया था कि इसका जो क्वेश्चन है वही उसका आंसर होता है। e⁻x ये ऐसा फंक्शन है जो आपको कभी परेशान नहीं करता। ये कहता है कि मैं ही प्रश्न हूँ और मैं ही उत्तर हूँ, दोनों हूँ। तो इसमें भी e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी e⁻x ही होता है डेरिवेटिव, और इसका इंटीग्रेशन भी वही होता है, +c इसमें जोड़ देते हैं। तो दूसरा फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ये वाला। हाँ ये दूसरा फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ये दूसरा फार्मूला। उसके बाद ये वाला फार्मूला आप मत नोट करिए, छोड़ दीजिए इसको। अगर नोट करना चाहें नोट कर ले, लेकिन इसका यूज नहीं होगा कहीं आगे, ठीक है। चाहे आप तो नोट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन को होल्ड करके रखा हुआ हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, हाँ एक नेक्स्ट फार्मूला ये वाला आप अवश्य नोट कर लीजिए, बहुत यूज होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx = log x + c, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपने कुल 3 फार्मूला नोट किया, एक x⁻n का इंटीग्रेशन, एक e⁻x का इंटीग्रेशन, और तीसरा 1/x का इंटीग्रेशन। 1/x जहां पे आएगा वो log x + c हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3 फार्मूलों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने जो इंटीग्रेशन सीखा है ये वाला, जितने भी फंक्शन का, ये देखिए, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, इसके साथ किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई नहीं है, इसके साथ भी कुछ नहीं है, इसके साथ भी कुछ नहीं है,
और इसके साथ भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस फंक्शन के साथ कोई किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो, जैसे x है इसके साथ 2x हो जाए, x क्यूब है 5x क्यूब हो जाए, तो हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इस बात को बताएगा ये जो इंटीग्रेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड ये वाला कांस्टेंट एंड ए फंक्शन, यानी फंक्शन का किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए यहाँ पे ए कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, जो कांस्टेंट है उसको किनारे कर दीजिए आप, और बाकी जो फंक्शन है उसको आप यहाँ से इंटीग्रेट करिए, जो आंसर आएगा उसके साथ ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ले लिया 3x², तो 3x² में देखिए 3 एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ x² के साथ, कोई दिक्कत नहीं, 3 को आप बाहर कर दीजिए। अब बचा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। अब x² का आप इंटीग्रेशन करिए, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये x³/3, ये x² का हो गया x³/3, क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे 3, आप बट्टे 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे आप 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, अब क्या बचा x³ + c, ये आंसर हो गया, बिल्कुल आसान। फिर उसी प्रकार 4e⁻x है, तो 4 को आप बाहर कर दीजिए, e⁻x dx, e⁻x का उतना ही आंसर होता है, 4e⁻x ये आंसर हो गया। 2/x लिखा हुआ है, देखिए अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि 2/x है तो इसको ऊपर नहीं ले जाएंगे, x को ऊपर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि x को जब ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर हो जाएगा -1, और हमने कहा कि x⁴n का जो फार्मूला है ना, x⁴n का जो फार्मूला है ये तभी लगता है जब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 नॉट इक्वल टू -1, हाँ नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। अगर n इक्वल टू अगर -1 है, -1, तो ये वाला फार्मूला आपका नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए है ना ये चीजें, इसीलिए हम यहाँ पे 2/x को x को ऊपर नहीं ले जाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे 2 जो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, अब बच गया 1/x, और आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रल कितना होता है, log x। हाँ, ये देखिए 2 बाहर है और 1/x का हमने log x लिख दिया, ये आंसर हो गया। उसी प्रकार देखिए 1/2 x⁵ है, अगर यहाँ पे देखिए ये, तो 1/2 बाहर कर दीजिए और x⁵ को x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर दीजिए, तो x⁵ तो 5 पे 1 जोड़ेंगे 6/6 हो जाएगा ये, और इसको 2 और 6 का मल्टीप्लाई करिए 1/12 x⁵, ये आंसर हो गया। उसी प्रकार अगर 7 है, केवल 7 है, देखिए वहां 1 था ना, 1 का x था, हमने कहा 2 का 2x हो जाएगा, 3 का 3x, तो 7 का 7x, क्यों, क्योंकि यहाँ 7 को हमने बाहर कर दिया और यहाँ x⁴ यानी 1 हो गया। अब x⁴ का हो जाएगा x, क्योंकि 0 + 1/1 ये। तो मैं यहाँ तक समझ में आई बात? यस सर। चलिए अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय भी हम लोगों का अब समाप्ति होने वाला है, 5 मिनट और है। तो कुछ और महत्वपूर्ण उपयोगी सूत्र हैं, तो इसमें भी सारे सूत्रों को नहीं, हाँ हम कुछ सूत्र को बताते हैं, कुछ फार्मूला, उसको आप नोट कर लीजिए। एक तो ये पहला नोट कर लीजिए और ये दूसरा नोट कर लीजिए, sin x का -cos x और cos x का sin x, बस ये 2 फार्मूला आप जानिए। हालांकि सारे फार्मूले आप जानते हैं, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका जो डेरिवेटिव होगा ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, लेकिन ये 2 केवल आप नोट करिए। और तीसरा एक ये नोट कर लीजिए, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है आगे। बस इन 3 फार्मूलों को यूज करिए, बाकी और भी फार्मूले हैं जैसी आवश्यकता होगी फिर वहां हम लोग बैक होकर के यूज कर लेंगे। फिलहाल आप इतना आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया? नोट हो गया? तो चलिए बस आज इतना ही। अब
अच्छा नहीं, एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, 2 मिनट और समय है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि दो फलनों के योग अथवा अंतर का समाकलन, यानी दो फंक्शन आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में घटे हुए हैं, या दो से अधिक फंक्शन जुड़े हुए हैं, घटे हुए हैं, तो उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरह है। जैसे डिफरेंशिएशन में दो या दो से अधिक फंक्शन जुड़े हुए हैं तो सबका अलग अलग आप डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, उसी प्रकार इंटीग्रेशन में भी वही काम करते हैं कि अलग अलग सबका निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब सीधे एग्जाम्पल पे हम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको आपको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए यही चीज। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, एक्स क्यूब को अलग और एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट करिए। यहाँ पे हमने अलग अलग कर, एक्स क्यूब हमने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स, और एक्स स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स अलग अलग कर दिया। अब इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया, अब प्लस सी जोड़ दिया, हो गया। उसी प्रकार से अगर देखिए यहाँ 3 फंक्शन हैं, ये और ये जुड़े हुए हैं, ये घटा हुआ है 2, तो कोई दिक्कत नहीं, सबका अलग अलग करिए। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx माइनस 2 dx। अब जो कांस्टेंट है 2 को बाहर कर दीजिए, इसका कांस्टेंट 3 को बाहर कर दीजिए, इसका कांस्टेंट 2 को बाहर कर दीजिए। अब हो गया ये देखिए x स्क्वायर dx, x dx, और ये केवल dx, केवल dx नहीं है, 1 dx है, ध्यान देना, केवल dx नहीं है, 1 dx है, 1 नहीं लिखा गया है। अब इसका एक्स स्क्वायर डीएक्स का जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, इसका आंसर ये हो जाएगा। और हाँ 1 dx, 1 का x होता है तो 2x हो गया, ये हो गया। अब प्लस सी जोड़ दीजिए, हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x क्यूब अपॉन 3 है तो 2 अपॉन 3x क्यूब प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर, और ये आपका ये आंसर हो गया, ये पूरी तरह से। उसी प्रकार से अगर इस तरह से है, देखिए, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके x टू द पावर 4 को ऊपर ले लीजिए, x स्क्वायर को ऊपर ले लीजिए, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा पावर, यहाँ पे -2 हो जाएगा पावर, दोनों अलग अलग हमने कर दिया। अब इन दोनों का अलग अलग आप इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए 6x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर ex प्लस 1/x है, तो हाँ इन तीनों को अलग अलग करिए पहले, देखिए ये अलग अलग कर लिया हमने। अब इसका आंसर ये हो गया, 2 टू द पावर x का आंसर ये हो गया, और 1/x का log x होता है तो log x हो गया। अब प्लस सी हमने अलग से जोड़ दिया इसको। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 3 से इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 यहाँ 2x क्यूब प्लस 2 टू द पावर 2 e टू द पावर x प्लस log x प्लस सी, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इसमें कोई अच्छा। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, एक थोड़ा अलग तरीके का हमने यहाँ पे लिखा है, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ देखिए लगता है दो फलनों का गुणनफल है, लेकिन आप क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जब दोनों का ब्रैकेट खोल देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल फंक्शन ये हो गया। देखिए जो फाइनल फंक्शन है वो ये हो गया, ये फाइनल फंक्शन हो गया। अब इसको आप यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब का हो जाएगा x, अब थोड़ा डायरेक्ट में चल रहा हूँ, x टू द पावर 4/4, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 2x का हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, और 2 का हो जाएगा 2x प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये फाइनल आंसर आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे एक देखिए ये वाला, ये अंडर रूट करके है, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट x है तो x टू द पावर हाफ हो जाएगा। हाँ ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, फिर वैसे ही आप कर करके यहाँ आंसर निकाल लीजिए। एक ये देखिए लगता है भाग के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सिस में भाग दे करके और सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए हमने सब में भाग दे दिया, यहाँ पे x से सब में भाग दे दिया। भाग देने के बाद फाइनल हमारा फंक्शन ये हो गया। अब इस फाइनल फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर लीजिए, 3x स्क्वायर तो ये x क्यूब अपॉन 3, 2x स्क्वायर अपॉन 2, 3 अपॉन x है 3 log x हो जाएगा, और फाइनल आंसर। तो चलिए आज की पढ़ाई बस इतने ही, अब बाकी प्रश्नावली इसमें दी हुई है, आप उसको हल करेंगे। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको डाल दूंगा, और कल तक जो आपने पढ़ा है वो सारा मैंने ही पाठशाला पे डाल दिया है, और इसको भी अभी मैं थोड़ी देर बाद डाल दूंगा।
तो इसको भी आप देखिए, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही, इस पे खूब आज सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अगर ये इतना आपने कंप्लीट कर लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इतना नहीं आता है तो इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो जितना मैंने बताया हमारे, हाँ यहाँ पे 30 सवाल दिए हुए हैं, देखिए जितना बताया उस पर 30 सवाल अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो मास्टर हो जाएंगे इंटीग्रेशन के, ठीक है। ओके सर, धन्यवाद। तो चलिए हम स्लाइड शेयर को जो है कि स्टॉप करते हैं और फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। बंद किया जाए। थैंक यू सर।